ये मसला बेहद गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि यही कांग्रेस और यही सैम पित्रोदा 20% आबादी को साल में 72,000 रुपए देने की बात करते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि इतने पैसे आएंगे कहां से, तो वो कहते हैं मिडिल क्लास पे टैक्स थोपना पड़ेगा, मिडिल क्लास को उसके लिए भी सफर करना पड़ेगा। अब यही सैम पित्रोदा अमेरिकन मॉडल बताते हैं और कहते हैं कि यहां जो लोग मर जाते हैं उनका 55% संपत्ति का हिस्सा सरकार को चला जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि बैठे बिठाए आप अगर इस तरह की बात करेंगे, और खास तौर पर मिडिल क्लास को लगेगा कि वो तो पहले ही टैक्स के बोझ से दबा हुआ है, वो नौकरी में जो कमाता है उसको बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस सरकार में भी मिडिल क्लास को कोई बहुत सहूलियत नहीं मिली, लेकिन ऐसे में अगर खुलकर आप इस तरह की बात करेंगे कि आप पे इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा, 20% आबादी को 72,000 रुपए देना है तो मिडिल क्लास पे ही टैक्स लगेगा, उसके बाद अगर इस तरह की बातें होंगी तो मुझे लगता है कि क्या कांग्रेस को जमीनी हकीकत का एहसास नहीं है? क्या कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है कि बीजेपी जैसी पार्टी के हाथ में आप क्या सौंपने जा रहे हैं? बीजेपी जैसी पार्टी के सामने आप किस तरह की बात कर रहे हैं? और अगर इस तरह के मुद्दे आप उनके हाथों में दे देंगे तो आप कहां दिखाई पड़ेंगे? अनुपम मिश्रा जी। देखिए पंकज भाई, अभी शाहनवाज जी अमीरी रेखा की बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी भी बात करती थी। 1971 में उन्होंने सारे बैंक से तमाम चीजें उठा के नेशनलाइज कर दी। जवाहरलाल नेहरू ने टाटा से उनकी एयरलाइन छीन ली थी, उसको एयर इंडिया बना दिया था। लेकिन उसका हुआ क्या, हल क्या हुआ कि आपके नेशनलाइजेशन के एग्जैक्टली 19 साल के अंदर देश दिवालिया हो गया और चंद्रशेखर साहब अपना सोना गिरवी रखने चले गए। ये हाल हुआ उसका। तो उसका साहब उन्होंने तरीका क्या निकाला, ये तो कहिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि नरसिम्हा राव जैसा एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर आया। मुझे हमेशा लगता है कि राव साहब को उनका पूरा हक नहीं मिलता। वो लेके आया और उन्होंने समाजवाद से एकदम यू टर्न लिया और पूंजीवाद पे उन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया। और ये सब जितनी रेखाएं जो जिक्र कर रहे हैं, गरीबी रेखा, अमीरी रेखा, सब खत्म किया और लोगों को एस्पिरेशन दिए स्काई इज द लिमिट का। आप देखिए, मैंने ट्वीट किया था, आपको भेजा भी था पंकज भाई, 28 फरवरी 1970 को इंदिरा गांधी मुरारजी देसाई को बर्खास्त करने हटाने के बाद, उस समय वो हो गई थी, फाइनेंस मिनिस्टर भी उनके हाथ में थी, प्राइम मिनिस्टर भी वो थी। 28 फरवरी 1970 को वो एक बजट पेश करती और उस बजट में 97.75% इनकम टैक्स तक लगा देती, यानी 2.25% आदमी के हाथ में रह गया। और उसके बाद जो वित्त सचिव होते हैं, जब पत्रकारों से बात करते हैं तो कहते हैं साहब इंसेंटिव क्या बचा किसी के पास काम करने का, अगर 100 में से 98 पैसा आप ले लोगे। तो वित्त सचिव महोदय कहते हैं कि हमने अभी आपको 2.25 रुपया छोड़ रखा है ना इंसेंटिव। और ये किस्सा कौन बता रहा है, इसमें जो मैंने ट्वीट किया था उसमें किस्सा बता रहे स्वामीनाथन अय्यर, जो देश के मशहूर अर्थशास्त्री है और मणिशंकर अय्यर के सगे बड़े भाई, बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट रहे। वो बता रहे साहब 98% टैक्स इंदिरा गांधी ने लगाया था। आज आप हमको फिर वही याद दिला रहे हैं, बड़ी मुश्किल। आपने टैक्स लगाया, 20 साल में देश दिवालिया हो गया, देश को सोना गिरवी रखना पड़ा। नरसिम्हा राव ने पूंजीवाद को तरफ कदम बढ़ाए, उन्होंने पूरा यू टर्न लिया। और एक बार आपने यू टर्न ले लिया, फिर अमीरी रेखा गरीबी रेखा नहीं बचती, आप पूंजीवाद का पहिया वापस नहीं लौटता। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने भी इसको प्रमोट किया, अटल बिहारी की सरकार ने भी प्रमोट किया, नरेंद्र मोदी की भी सरकार ने प्रमोट, सब उसको प्रमोट करते चले गए। इसमें अब आप गरीबी, अब आप इसमें अमीरी रेखा की बात ही, आप एक पूंजीवाद के रास्ते पर चल चुके हैं। आप अपनी तुलना अमेरिका से करते हैं, यूरोप से करते हैं, और पॉलिसी आप वेनेजुएला और रशिया और चाइना जैसी बनाना चाहते हैं कि अमीरे की एक सीलिंग होनी चाहिए। नहीं, संभव नहीं है साहब। उसके बाद आप एक, अच्छा देखिए, सैम पित्रोदा कोई पहली बार कर रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने वो बात उठी थी, पंजाब में चुनाव हो रहा था और कहा साहब वो सिखों का नरसंहार हुआ था, तो उन्होंने, आपको याद, उनका बड़ा फेमस जुमला था, हुआ तो हुआ। अरे भूलो भाई, अरे मतलब हुआ तो हुआ, कई हजार लोग मर गए, आप कह रहे हुआ तो हुआ और हम आपको झेल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी का आज मैं सुन रहा था बयान, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, हम सिर्फ जानकारी करेंगे। अब इससे ज्यादा बात मतलब बेसिर पैर की क्या होगी
कि हम सर्वे कराएंगे, जानकारी करेंगे, पर कार्रवाई कोई नहीं करेंगे। तो सर्वे क्यों करा रहे हो भाई? उसी तरह का सर्वे करा रहे हो जो कर्नाटक में तुमने जातिगत जनगणना करा के रखा है। आज 8 साल हो गए, तुमने लागू नहीं किया उसको। लागू करना छोड़ो, आपने उसको मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, आप उसको गोपनीय रखे। आपने 3 अरब रुपया खर्च करके, सिद्धारमैया जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे उन्होंने जनगणना कराई थी, जातिगत जनगणना कराई थी। आज तक आपने उसको सदन के पटल पे पेश नहीं किया। इसी तरह आप कह रहे हम तो, राहुल गांधी जी बात सुनिए, कह रहे साहब हमने कहा था हम जानकारी लेंगे, हम इसमें कार्रवाई करने की तो कोई बात ही नहीं कर रहे। क्या करेंगे आप जानकारी लेकर? सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे आप अपना, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करें? मतलब एकदम बेसिर पैर की बात वो कर रहे हैं, बेसिर पैर की बात वो कर रहे हैं। हाँ, और उसमें जैसे देखिए, देश एक आप विकासशील देश है, पैसे, मनमोहन सिंह ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हाँ ठीक है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आप इसको समझिए, एक मोटी सी बात समझिए पंकज भाई, शनावत भाई, आपसे भी मैं चाहूंगा इस पे गौर करने को। देखे, पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है। एक बार आपने समाजवाद का रास्ता छोड़ दिया, एक बार आप पूंजीवाद के रास्ते पे चढ़ गए, तो पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र खत्म हो रहा है। मतलब ये पहली शर्त है समाजवाद छोड़ने, पूंजीवाद की तरफ जाने की पहली शर्त है कि निजीकरण होगा। और जब निजीकरण होगा तो जो जॉब्स है वो भी निजी क्षेत्र मुहैया कराएगा। सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर देना है, टैक्स रिटर्न कर लेना है, पुलिस रखना है, मिलिट्री रखना है। उसमें निजी कंपनीज पे अगर आप अमीरी रेखा या सीलिंग डाल दोगे तो फिर दुनिया में कहीं नहीं है। आप एकदम नया कानून बनाए, कहीं नहीं दुनिया में, पूरी दुनिया के पूंजीवाद में कहीं अमेरिकन में वो ये अमीरी रेखा नहीं। तो आप जब एक बार पूंजीवाद के रास्ते पे चल निकले हैं तो इस तरह की बात कि साहब 54% और 55% टैक्स अमेरिका में ले लेते हैं, मतलब वो चीज भी आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि विरासत टैक्स पे, वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ऐसा नहीं है पंकज भाई कि जो आदमी मरा उसकी 55% प्रॉपर्टी जब्त। लेकिन देखिए, आपको उसने सरसरी तौर पे सैम पित्रोदा ने कह दिया, सरसरी तौर पे लोगों ने मान लिया। मेरा अपना मानना है कि सेल्फ गोल करने में पूरी कांग्रेस चैंपियन है, एक कोई मणिशंकर अय्यर नहीं है। और खुद राहुल गांधी जब इतने सेल्फ गोल करने में माहिर है तो फिर उनको वो ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन क्यों चाहिए पंकज भाई? क्यों चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से पूरे मामले का जवाब दे रही हैं वो पॉलिटिकली ज्यादा मैच्योर्ड दिख रही हैं। मंगलसूत्र के मसले पर उन्होंने जवाब ये दिया कि मेरी मां ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान कर दिया। ये एक ऐसा भावनात्मक बातें थी। मुझे लगता है कि बीजेपी को ये एक करारा जवाब था। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी तो एक इकलौती नेता है नहीं, कांग्रेस में ऐसे बहुत तरह के नेता हैं जो सेल्फ गोल करते रहते हैं। सैम पित्रोदा कहते हैं मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, अब सारा ज्ञान मिडिल क्लास को देते हैं। सैम पित्रोदा कहते हैं पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं। अब आप समझिए इससे लोगों में गुस्सा होगा कि नहीं होगा। मंदिरों के निर्माण से रोजगार नहीं मिलेगा। अब कहते हैं विरासत टैक्स पर भारत में चर्चा होनी चाहिए। सवाल ये उठता है सैयद कासिम जी कि सैम पित्रोदा जो गांधी परिवार के हमेशा से करीबी रहे हैं, राजीव गांधी तो उनके बगैर फैसले ही नहीं लेते थे, मनमोहन सिंह के समय में भी वो बहुत पावरफुल नजर आते थे, राहुल गांधी भी उनकी बहुत सुनते हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा का इस तरह का बयान, क्या आपको ये लगता है कि जो वोटर उदासीन दिखाई पड़ रहा था, खासतौर पर वो भाजपा के वोटर्स भी हो सकते हैं, उनमें उनके बीच इस तरह का बयान एक नई तरह की जान फूंक सकता है कि बेहतर है कांग्रेस सत्ता से दूर रहे, इसको दूर रखो, इसी में फायदा है? क्योंकि ये जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे तो मिडिल क्लास आहत होगा। देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों को आज अनुपम जी का, आपकी डिबेट में आपके सवाल और अनुपम जी के जवाब सुन लेने चाहिए। उससे अच्छा इनके लिए कुछ नहीं होगा। उसमें चाहे तो मेरी भी ये बात वो जोड़ लें कि शायद राहुल गांधी जो है और कांग्रेस पार्टी जो शुरू से अडानी अंबानी करके चुनाव को लड़ रही थी, वो ये कह सकती थी कि साहब ऐसा है कि ये हम ऐसा करेंगे, इनके यहाँ आरक्षण नहीं मिलता है, हम ऐसी नीतियां बनाएंगे कि अडानी अंबानी के यहाँ भी आपको आरक्षण मिले। वो तो क्लिक करने वाली चीज थी। लेकिन वो बात वो कर रहे हैं जो बिल्कुल, जिस बात में कुछ दम नहीं है, जिस बात को, जब आप जानते हैं कि आपके सामने नरेंद्र मोदी जैसा जादूगर है
जो शब्दों से शब्दों को निकाल के पूरा पूरा भाषण बनाता है। ऐसे जादूगर से आपका मुकाबला है और आप ताकि लूज बॉल फेंक के गेंद पे छक्का लगवा रहे हो। मैं तो यही मानूंगा कि ये लूज बॉल, और ये मैं ये भी मानता हूँ कि सैम पित्रोदा कोई मतलब टीम के जहीर खान या कपिल देव नहीं है बॉलिंग के मामले में। एक थका हुआ बॉलर है और उस थके हुए बॉलर की लूज बॉल, और उस लूज बॉल का कितना अच्छा इस्तेमाल किया कि बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टेडियम के बाहर फेंकी मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अपने मकसद में कामयाब है। जो बात आपने कही बात मैंने पहले कही थी कि गिरे हुए वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना, लोगों में उत्साह लाना और लोगों को उत्साहित करके पोलिंग तक ले जाना और ले जाकर वोट अपनी तरफ लाना, ये कला उनको आती है और इनका ये प्रयास है। मैं कांग्रेस के आपने प्रियंका की बात की, नो डाउट प्रियंका की आज तकरीर मैंने पहली बार सुनी, यूट्यूब पे सुनी, और उनका ये जो कटा हुआ वीडियो किसी ने लगाया था, जो बात अपनी माँ के मंगलसूत्र से जुड़ी उन्होंने की, बहुत अपीलिंग थी। तो अपीलिंग बात करने की जगह पर मुद्दों को मुद्दे देने का काम की तरफ से हो रहा है, उसमें विपक्ष को लगातार हार का सामना करना पड़ेगा। और वो हार चुनावी हार में अगर बदल जाए तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ताजुब करने की बात होगी मंगल जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी इसको किस तरीके से प्रचारित कर रही है। बीजेपी कह रही है कि इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपने कड़ी मेहनत से कमाया है उसका 50% छीन लिया जाएगा। कांग्रेस अगर आती है तो इसके बावजूद कि आपने कितना भी टैक्स दिया है 50% चला जाएगा। हाँ अनुपम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए पंकज, बीजेपी जो कह रही है ना, ये एकदम गलत कह रही है। लेकिन यही गलत बात सैम पित्रोदा ने की। पहले आप एक बात मैं अपने बयान में बता नहीं पाया, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में केवल 6 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स है। वो इनहेरिटेंस टैक्स है कैसे, पहले आप समझिए। फर्ज कीजिए कि आपके वो भाई जो आदमी जो मरा है वो एक राज्य में रह रहा है, उसके जो और जिन लोगों को वो प्रॉपर्टी जानी है वो उस राज्य में ना रह के किसी और राज्य में रह रहे हो, अपना बिजनेस वहां फैलाए हुए हैं। तो सब आप कहीं और रह रहे हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दूसरे स्टेट को, दूसरे राज्य को दे रहे हैं। जब आप उस राज्य से इस राज्य में आते हैं तो फिर आप पे इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। इसके बावजूद ये कानून सिर्फ 6 राज्यों में है। तीसरी बात, ये कानून 2025 तक हटाने का प्राविधान है। चौथी बात, ये कानून में जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो 1% नहीं, 5% से ले मिनिमम इनहेरिटेंस टैक्स 0.75% है और मैक्सिमम 18% है। पांचवी बात, इस इनहेरिटेंस टैक्स से पत्नियां बरी हैं। छठी बात, बच्चे भी बरी हैं ज्यादातर। सातवीं बात, इनहेरिटेंस टैक्स तब लगता है जब पत्नी या बच्चों के अलावा किसी और को प्रॉपर्टी जा रही है। आठवीं बात, इससे जो ट्रस्ट है और फर्म, वो तमाम चीजें वो भी बरी हैं। मतलब आपने एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला लिया और मुंह खोल के बोल दिया कि साहब क्या बोल रहे हैं आप। 1% यूएस में 1% लोगों पे भी 55% इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता। और सैम पित्रोदा, देखिए मैं पूरे क्लॉजेस आपको मैंने बता दिए। तो इसका मतलब यह है कि एक बड़े ही टैक्टिकल तरीके से जनता को भरमाने की कोशिश की गई कि देखिए अमीरों का पैसा लेके हम कैसे गरीबों के बीच में बांट देंगे और इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सैम पित्रोदा जैसे, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को चुनाव के 6 महीने पहले पैसे देके कहीं छुट्टी में भेज दिया जाना चाहिए। यार तुम जाओ ऐश करो, बस मुंह नहीं खोलना।